हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 2 में ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर में हमने यहाँ तक करा था। आज हम यहाँ से आगे सीखने वाले हैं समष्टि के गुण कितने हैं, 5 हैं। इन 5 गुणों के बारे में हम आज के वीडियो में सीखेंगे। तो गुड मॉर्निंग। हम सबसे पहले बात करते हैं जन्म दर की। यहाँ पे हमने बहुत अच्छी तरीके से जन्म दर को समझाया है। जन्म दर प्रति व्यक्ति निकलता है हमेशा, ये समष्टि में ही ज्ञात की जाती है जन्म दर को, और इसे हम स्मॉल b से दर्शाते हैं। यह किसी दी गई अवधि के दौरान समष्टि द्वारा जन्मी संख्या है। यह समष्टि के घनत्व को बढ़ाता है, इसे b से दर्शाते हैं। उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जन्म दर होता क्या है। जैसे मान लीजिए किसी ताल में 20 कमल हैं, कमल के पौधे हैं, जनन के द्वारा 8 नए पौधे बन गए हैं। तो हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे कि इस तरीके से जो नई समष्टि है वो कितनी बन गई, 28 हो गई है। तो अब हम यहाँ पे जन्म दर ज्ञात करते हैं। तो किस प्रकार से करेंगे जन्म दर ज्ञात? सबसे पहले हम लिखेंगे जन्मे जीवों की संख्या बट्टे वास्तविक समष्टि का आकार। जैसे आपको पता है वास्तविक समष्टि का आकार क्या था, 20 पौधे थे, तो 20 लिख देंगे हम। और नई समष्टियाँ कितनी बनी, कितनी नई संततियों ने जन्म लिया, वो है 8। तो 8/20। तो इस तरीके से हमारा निकल जाएगा 0.4 संतति प्रति कमल प्रति वर्ष। तो आप समझ गए हो कि जन्म दर कैसे ज्ञात किया जाता है। आगे हम बात करेंगे मृत्यु दर की, जिसे डेथ रेट भी कहते हैं, और इसे स्मॉल डी से दर्शाते हैं। मृत्यु दर भी जैसे जन्म दर है उसी प्रकार से है। यह दी गई अवधि के दौरान समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या है। अगर कोई मान लीजिए एक वर्ष के दौरान किसी दी गई समष्टि में कितनी मौतें होती हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। इसे स्मॉल डी से दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए हम एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए कई प्रयोगशाला में या लैब में हमने 40 फल मक्खियाँ हैं और जिनमें से 4 की 1 सप्ताह के दौरान मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे हम मृत्यु दर ज्ञात करेंगे। मरने वालों की संख्या है 4 और टोटल समष्टि कितनी थी, 40। तो हम इसका निकालते हैं मृत्यु दर, डेथ रेट कितना निकलता है, 0.1 संतति प्रति फल मक्खी प्रति सप्ताह। तो आप क्या कर सकते हो इस तरीके से मृत्यु दर और जन्म दर को। आगे हम बात करेंगे लिंगानुपात की। लिंग अनुपात में आप देख रहे हैं, इसको सेक्स रेशियो भी कहते हैं। लिंग अनुपात कभी भी एक जीव का नहीं कह सकते। एक जीव या तो नर होता है या मादा होती है। वहीं हम लिंग अनुपात हमेशा समष्टि का है, एक विशेष गुण है। अब हम समझते हैं लिंग अनुपात। किसी समष्टि में नर और मादा के अनुपात को ही लिंग अनुपात कहते हैं। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई एक समष्टि है, उसमें 60% स्त्रियां हैं और 40% नर है। तो ये क्या है, आपका लिंग अनुपात को दर्शाता है। आगे चलिए हम सीखते हैं अब आयु पिरामिड, एज पिरामिड के बारे में। एनसीईआरटी में हमें इसके बारे में दिया गया है, वहीं से हमने ये सारी चीज़ें लिखी भी हैं। किसी दिए गए समय में समष्टि भिन्न आयु वाले व्यक्तियों से मिलकर बनती है। देखिए आप अपने परिवार को ही लेके चलिए, आपके परिवार में भी भिन्न भिन्न आयु के व्यक्ति होंगे, जिससे मिलकर एक परिवार बनता है। परिवार भी एक समष्टि की तरह ही है। तो उसी प्रकार से अगर समष्टि के लिए आयु वितरण देखो, अगर हम समष्टि के लिए आयु वितरण आलेखित किया जाता है तो बनने वाली संरचना आयु पिरामिड कहलाती है। अगर हम जो हमारी समष्टि है उसको आयु के रूप में वितरण करेंगे कि किस आयु के लोग कितने हैं, तो इस तरीके की जो संरचना मिलती है उसे ही हम आयु पिरामिड कहते हैं। यहाँ पर मानव समष्टि के लिए 3 प्रकार के आयु पिरामिड दिए गए हैं। पहला है बढ़ता हुआ आयु पिरामिड, दूसरा है स्थिर, तीसरा है घटता हुआ आयु पिरामिड। आइए हम बात करते हैं बढ़ते हुए आयु पिरामिड के बारे में। आप देखेंगे जन्म पूर्व अर्थात प्री रिप्रोडक्टिव। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं 14 वर्ष से पूर्व हम समझ सकते हैं उन लोगों की संख्या है सबसे ज़्यादा। जननक्षम इनकी संख्या है इससे कम, और जन्मोत्तर जो बुढ़ापे की वृद्ध अवस्था है उसकी संख्या है और कम। तो ये जो आपको ये पिरामिड दिख रहा है आयु पिरामिड, ये विकासशील देशों में ही देखने को मिलता है। उसका उदाहरण हम समझ सकते हैं भारत। यहाँ पे आपने देखा सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है, प्री रिप्रोडक्टिव की है, फिर रिप्रोडक्टिव की है,
उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव की है। वहीं हम बात करते हैं स्त्री पिरामिड के बारे में, जो हमें नॉर्वे देश में देखने को मिलता है। यहाँ पर जन्म पूर्व और जननक्षम अर्थात प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों ही आयु वाले लोगों की संख्या समान है, और वहीं जन्मोत्तर की संख्या उससे भी कम है। तो हम यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव को इक्वल समझते हुए हम देखेंगे कि ये किससे ज़्यादा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव से ज़्यादा है। यहाँ पर ये बेल के आकार का आयु पिरामिड देखने को मिलता है। इसका आकार बेल के आकार का जैसा हमें दिखता है। आगे हम बात करेंगे घटता हुआ आयु पिरामिड, जो हमें यूरोप देशों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आर है रिप्रोडक्टिव है, उन लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है किसकी तुलना में, जन्म पूर्व और जन्मोत्तर की। इस तरीके से हमने एक आयु पिरामिड को अच्छे से समझ लिया है, और आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी इनसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, हमने यहाँ तक आयु पिरामिड के बारे में सीखा था। आगे हम देखते हैं कि आयु पिरामिड से आखिर हमें क्या पता चलता है। तो आयु पिरामिड से हमें पता चलता है मानव समष्टि के लिए आयु पिरामिड नर और मादा का आयु वितरण संयुक्त आरेख को दर्शाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स अभी आपने पिरामिड में देखा था कि देखिए जो ये पिरामिड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जन्म पूर्व, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि ये सिर्फ नर का है या मादा का है। तो यहाँ पे हम नर और मादा को केवल एक ही आयु में दर्शाते हैं, एक संयुक्त आरेख को दर्शा रहा है कि यहाँ पे नर और मादा भी आएंगे, यहाँ पे भी नर और मादा भी आएंगे, और यहाँ पे भी नर और मादा दोनों ही आएंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं मानव समष्टि के लिए आयु पिरामिड नर और मादा का आयु वितरण संयुक्त आरेख को दर्शाता है। वहीं हम बात करते हैं आगे, आयु पिरामिड से हमें समष्टि की स्थिति का पता चलता है कि समष्टि घट रही है या बढ़ रही है, इसका पता चलता है, या कहाँ की समष्टि स्थिर है, कहाँ घट रहा है, और समष्टि कहाँ बढ़ रही है। जैसे आपने सीखा था भारत में बढ़ रहा है और नॉर्वे में स्थिर है, वहीं यूरोपीय देशों में समष्टि क्या हो रही है, घट रही है। आगे हम बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, परीक्षा की दृष्टि से भी आप देखेंगे कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एक परिभाषा पूछी जाती है समष्टि घनत्व की, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, बहुत ही इजी वे में हम इसको समझ जाएंगे और आपको अभी याद भी हो जाएगा, समझ जाओगे, समझ गए तो याद हमेशा रहता है। इसको कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, किसी दिए गए क्षेत्र में समष्टि का आकार, ठीक है, कि तकनीकी रूप से ही क्या कहते हैं, हम समष्टि घनत्व कहते हैं। मीन्स समष्टि के आकार को ही तकनीकी रूप से हम क्या कहते हैं, समष्टि घनत्व कहते हैं। समष्टि का आकार छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम आगे समझते हैं कि जो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी है, या कह दीजिए समष्टि घनत्व, इसे हम कैपिटल एन से दर्शाते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि समष्टि घनत्व को हम कैसे मापते हैं, इसका मूल्यांकन किस विधि से करते हैं। इसकी अनेक विधियाँ होती हैं, कुछ एनसीईआरटी में इस तरीके से दी गई है। जैसे संख्या में हमें एनसीईआरटी ने समझा रखा है, जो साइबेरियाई सारस हैं जो राजस्थान में आते हैं, उनकी संख्या कितनी है, मान लीजिए 10, और क्लेमाइडोमोनास इनकी संख्या है एक तालाब में लाखों। तो आप देख सकते हो सारस की संख्या, यहाँ पे जो समष्टि है सारस की, वो छोटी है किसकी तुलना में, क्लेमाइडोमोनास की तुलना में। तो यहाँ पे हम संख्या के आधार पे समष्टि घनत्व को समझ सकते हैं। वहीं हम बात करेंगे, आपके एनसीईआरटी में ही दिया है, जब आप रीडिंग करेंगे तो समझ जाएंगे। वहाँ पे एक उदाहरण दिया है गाजर घास का, 200 गाजर घास के पादप पाए जाते हैं, और वहीं एक तरफ है एक बड़ा बरगद का वृक्ष। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, संख्या के आधार पे तो आप कहेंगे कि नहीं, बरगद जो एक बरगद का पेड़ है वो एक ही है, इसलिए इसकी समष्टि कम है, और वहीं दूसरी तरफ 200 गाजर के घास के पादप है तो इसकी समष्टि ज़्यादा है। ऐसा नहीं होता है बच्चों, क्योंकि समष्टि घनत्व को नापने के अलग अलग मापदंड होते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बरगद का वृक्ष है वो बहुत बड़ा होता है, उसकी कैनोपी आप देख सकते हैं इन 200 गाजर घास की तुलना में लाखों गुना ज़्यादा होती है। वो इको तंत्र को ज़्यादा प्रभावित करता है, और उस पर रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीव, कीट, कीटाणु जितने भी होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उस पर ज़्यादा उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर जैव भार और प्रतिशत आवरण आप समझ गए हैं कि आप देखते हैं कि कौन उस पारितंत्र को, उस स्थान को कितना ज़्यादा कवर कर रहा है। तो यहाँ पे एक बरगद का पेड़ ज़्यादा कवर करता है। तो इन दो जैव भार और प्रतिशत आवरण के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि एक बरगद के वृक्ष की जो समष्टि घनत्व है वो ज़्यादा है। आगे हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष आकलन। देखिए अप्रत्यक्ष आकलन हम जैसे
बायो रिजर्व ऐसे स्थानों में करते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि आप बाघ को पकड़ पकड़ के गिन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर गिनेंगे तो आप हमेशा के लिए उसके पेट में समा जाएंगे और उसका एक अच्छा भोजन बन के रह जाएंगे और गिनती खत्म। तो आगे चलिए, ये तो एक हास्यास्पद बात थी। हम समझते हैं अप्रत्यक्ष आकलन। अप्रत्यक्ष आकलन हम जैसे बाघों का करते हैं बाघ गणना के दौरान। अब आप कहेंगे कि मैम बाघ गणना के दौरान हम करते कैसे हैं? देखिए, हम कई बार, आपके पूर्वज, आपके माता पिता सभी जानते हैं कि आज यहाँ कोई बाघ आया था। उनके पद चिन्हों से हम पता कर लेते हैं कि आज कौन सा जानवर आया था। इसी के आधार पे ही जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो पद चिन्हों को पहचानते हैं और उन्हीं के आधार पर बाघ की गणना की जाती है। सेकंड ही बहुत ही मज़ेदार है, आपको हंसी आएगी सुन के। फीकल पैलेट, जो उनका मल होता है, मल गुटिकाओं के द्वारा ही हम बाघ की गणना भी कर सकते हैं। तो और लास्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अपेक्षिक घनत्व। नाम सुन के थोड़ा डर जैसा लगता है लेकिन बहुत ही ईजी है। मान लीजिए एक 100 स्क्वायर फीट का ये एक तालाब है और यहाँ पर कितनी मछलियाँ पाई जाती हैं इसका हमें कोई अनुमान नहीं। अब पूरे तालाब की मछलियाँ गिन तो नहीं सकते, इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक छोटा सा एरिया हम देखेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि कितनी मछलियाँ हैं। मान लीजिए इस छोटे से एरिया में 100 मछलियाँ हैं, तो इसके हिसाब से हम अपेक्षिक घनत्व ज्ञात कर सकते हैं कि इस पूरे तालाब में कितनी मछलियाँ होंगी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको समष्टि के गुण समझ में आ गए हैं और आप एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।